हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं सबका कोई ना कोई विशेष कार्य होता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कोई ना कोई कार्य होगा। सर सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य क्या है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाना, ब्लड का परिसंचरण करवाना। क्योंकि दोस्तों अगर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा तो इसी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन आपके हर अंग तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा हमारे ब्लड के बारे में, क्योंकि ये ब्लड ही तो है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ये ब्लड ही तो है जो पूरी बॉडी में अलग अलग चीजें लेकर जा रहा है। तो पहले देखें तो सर ब्लड होता क्या है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड का कौन सा पार्ट क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है, क्या नहीं करता। समझ में आ गई बात को? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ब्लड की। तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों से यह पूछा जाता है कि जो ब्लड है इसकी स्टडी क्या कहलाती है? दोस्तों इसकी स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी। अब ब्लड के बारे में आप लोग तीन चीजें ध्यान रखिए। क्या दोस्तों? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी उत्तक है। सर मुझे नहीं पता कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो मैं समझाऊंगा ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए टिश्यू यानी उत्तक क्या होता है। आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिनका फंक्शन एक जैसा है, उन कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं हम लोग टिश्यू यानी उत्तक। एक चीज क्लियर हो गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों उत्तक भी हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के होता है। जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग समझेंगे। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, एक टाइप होता है टिश्यू का जिसे आप लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजित उत्तक। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि क्या हमारे यहां पर चोट लग जाएगी तो क्या ब्लड आता है क्या? बिल्कुल। यहां पर चोट लग जाएगी तो ब्लड आता है क्या? बिल्कुल। पैर में चोट लग जाएगी तो ब्लड आता है क्या? बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अब सर वो तो समझ में आ गया कि ब्लड ठीक है एक कनेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ ये टिश्यू कैसे है? अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हमारे ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी कोशिकाओं का ये समूह है। तो क्या ये टिश्यू है क्या? बिल्कुल। और कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है? आपका ब्लड को आपने देखा होगा फ्लो कर रहा है, ये एक लिक्विड है। तो आपका जो ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। सर भौतिक विज्ञान की क्लास कब होगी दोस्तों? जब बायोलॉजी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? दोस्तों इसको आप लोग मेजोडर्मल टिश्यू भी बोल सकते हैं। सर मेजोडर्मल टिश्यू क्या होता है? देखो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जैसे आप लोगों को पता है किसी बच्चे का निर्माण कैसा होता है? आपको पता है जैसे मान लीजिए जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके गर्भाशय में जो ये बच्चा ग्रो करता रहता है उसको टोटल दोस्तों पूरा एक पूरी बॉडी डेवलप होने में कितना समय लगता है? बताओ कितना समय लगता है? दोस्तों 9 महीने का समय लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, अभी दोस्तों 1 महीना ही हुआ है प्रेगनेंसी को और इस बच्चे का सब सारे ऑर्गन बन गए हो, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड सब बन गया हो। नहीं दोस्तों, धीरे धीरे समय लगता है ना। बोलो हाँ या ना, है ना? तो होता क्या है, ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। जैसे शुरुआत कैसे होती है बच्चे बनने की, तो आपको पता है फीमेल बॉडी में प्रति महीने क्या बनता है? एग बनता है। ड्यूरिंग सेक्स जब मेल बॉडी से स्पर्म यानी शुक्राणु अंदर जाते हैं तो बहुत सारे शुक्राणु इस पे जाके अटैक करते हैं। तो कोई एक स्पर्म होगा जो एग से जाके आप लोगों का सबसे पहले मिल जाएगा। तो एग इससे क्या होता है? फर्टिलाइज हो जाता है, पक जाता है ना। तो बेसिकली इसको मैं बोल रहा हूं फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडा। और यही फर्टिलाइज एग डेवलप होके 9 महीने में क्या बन जाता है? पूरा का पूरा
बच्चा बन जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी टेक्निकल से संबंधित कोई डाउट पूछना हो प्लीज टीम से बात करें, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने आया हूं, ठीक है। कि पीडीएफ कहां मिलेगी, ये कैसे मिलेगा, इस नंबर पे संपर्क कर ले आप लोग, ठीक है। प्लीज है ना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज आप लोग कमेंट ना करें सर लैपटॉप पर कैसे चलेगी, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। आप लोग यहां पर पढ़ाई करिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो ये एक छोटा सा मान लो गोला है दोस्तों, इसी गोला यही गोला डेवलप होके पूरा बच्चा बनेगा, इसी यही गोले में आपको किडनी लीवर सब बनेंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों इसकी क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है। एक तो सबसे आउटर लेयर होती है, इससे कुछ पार्ट इससे बन जाएगा, एक मिड लेयर होती है, इससे कुछ पार्ट बन जाएगा, एक अंदर वाली लेयर होती है। तो दोस्तों एक्चुअली में ये जो मिड लेयर होती है ना, मिड लेयर उसे बोलते हैं मेसोडर्म, हिंदी में बोलते हैं मध्य त्वचा। दोस्तों इसी मेसोडर्म में किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो ब्लड एक मेसोडर्मल टिश्यू है, इसका मतलब क्या है, ये जो मिड वाली लेयर है ना, इससे इसका निर्माण होता है। क्लियर है क्या, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था क्या कोलोइड किसको बोलते हैं, क्या आपने पढ़ा था क्या सर, नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, या पढ़ा है तो सर मैं तो भूल गया। दोस्तों कोलोइड क्या है, आपको मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो ये एक प्रकार का क्या है, मिक्सचर होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में देखोगे कि ब्लड में भी बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है, ठीक है। और कैसा मिक्सचर है, कोलोइड मिक्सचर है, ठीक है। चलिए आ जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो ब्लड है वो क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए दोस्तों अब ब्लड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों ब्लड, हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कितना पाया जाता है ना, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर। तो देखिए ध्यान रखिए, अगर हम लोग बात करें एक एडल्ट की, अगर बात करें दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति की, मंजीश यादव जी बोल रहे हैं, बहुत सीधा सा परिचय, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कुराहट एक नाटक। हाँ सही बात है, आंसू एक सच्चाई है, क्योंकि जब तुम रिजल्ट देखोगे ना तो सच्चाई यही है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आंसू आएंगे। और जो तुम ये अभी कर रहे हो ना, ये एक नाटक है यार, पढ़ाई करो, ये शायरी करने थोड़ी आए हो मंजीश यादव जी। तो दोस्तों ये जो बच्चे ये कमेंट करते हैं ना, ये इन बच्चों का मैं नाम याद रख लेता हूं। सर इससे क्या होता है, फिर नाम याद रखे, इससे मैं ये याद रखता हूं कि कभी गलती से अगर ये इनका कुछ कमेंट आए ना, कुछ भी आए, तो ध्यान नहीं देना, क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे नहीं है ये, ठीक है मंजीश जी। तो गलती से अब कभी कमेंट कर दिया ना कि सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हर क्लास में आपका कमेंट आता है, तो पढ़ाई कर लो, इधर पढ़ाई करने आए हो, ठीक है, ठीक है। तो सर हमारे बॉडी में कितना लीटर होता है, देखो ध्यान रखिए, अगर हम लोग बात करें दोस्तों मेल बॉडी की, तो मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और एक फीमेल बॉडी की बात करी जाए तो उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अगर बात करें सर ब्लड एक्चुअली में टोटल कितना होता है दोस्तों, वो आपकी बॉडी के वेट पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो आप लोगों का ब्लड जो है वो ज्यादा होगा, बॉडी का वेट ही आपका कम है तो ब्लड होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर बात करें दोस्तों आपकी बॉडी के वेट का 7 से 7.5% क्या होता है, आप लोगों का ब्लड होता है, यानी रक्त होता है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर हमारे ब्लड का रंग क्या होता है, हमारे रक्त का रंग क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे रक्त का जो रंग होता है वो होता है रेड, यानी लाल होता है। अब सर ये रक्त के रंग का लाल होने का क्या कारण है दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इस नली से, हमारी बॉडी में बहुत सारी नलियां हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है, तो दोस्तों इस नली में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों ब्लड में क्या पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है जिसका नाम क्या है, आरबीसी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रक्त का लाल रंग का होना, इसके पीछे कारण क्या है, रक्त में आरबीसी की उपस्थिति, रेड ब्लड सेल की उपस्थिति। तो दोस्तों ये जो आरबीसी
आपके ब्लड में प्रेजेंट है, क्या इसी की वजह से आपका रक्त का रंग लाल हो गया क्या? नहीं। एक्चुअली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब लंग्स से ऑक्सीजन जो होती है आपके ब्लड में आ जाती है, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है उसके साथ में ऑक्सीजन भी फ्लो करती है। तो हर अंग तक ऑक्सीजन आप लोगों को पहुंचानी होती ना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं ब्लड में ऑक्सीजन चिपकती किससे है, तो दोस्तों जो आरबीसी है ना, इसी में क्या होती है, ऑक्सीजन जाके चिपक जाती है ना। जैसे आरबीसी में जब ऑक्सीजन चिपकती है ना, तब जाके रक्त का रंग लाल होगा। अगर आरबीसी पे ऑक्सीजन चिपकी हुई नहीं है तो रक्त का रंग लाल नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों बात करें ये जो आपकी आरबीसी है ना, एक्चुअली में इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। बेसिकली ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये चिपकाता है ऑक्सीजन को अपने साथ में। तो आप चाहे आरबीसी को बोल दो कि आरबीसी चिपकाता है या हीमोग्लोबिन बोल दो, बात बराबर है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही तो है। तो अगर हीमोग्लोबिन से चिपक रही है ऑक्सीजन, इसका मतलब आरबीसी से चिपक रही है। तो ये जो आप लोगों का लाल रक्त का रंग है लाल, वो किस वजह से है दोस्तों, आरबीसी की वजह से है। और एक्चुअली में अंदर की कहानी क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, जब वो ऑक्सीजन रिच होता है, मतलब जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपकती है, ऑक्सीजन की मात्रा जब होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, उसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर है? सिद्धेश्वर सेठी जी बोल रहे हैं सर यूट्यूब पर मैथ्स कहां चले गए? बंद कर दिया आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। ठीक है, जो आपकी फ्री क्लास होती थी ना, वो मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, मिल गए आंसर? इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक ही कमेंट कर रहे हो। क्लियर है सिद्धेश्वर जी? चले आगे, बात क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी बात ध्यान रखिए दोस्तों, यार मैं एनिमेशन लगाना भूल गया इसमें ना, एक्चुअली शायद है ना गलती से एनिमेशन हट गया। मतलब एनिमेशन का मतलब क्या है, एक क्लिक पे ये आता है, फिर अगला क्लिक करूंगा फिर ये आएगा, फिर अगला क्लिक करूंगा फिर ये आएगा, फिर अगला क्लिक। शायद स्टार्टिंग की 4-5 स्लाइड से मैं लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा, हालांकि मैंने बात आपको पहले भी बताई है, कोई बात नहीं, वापस समझो। जैसे मान लो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे मान लो सर लीवर भी एक ऑर्गन है, क्या ये बात आपको पता है दोस्तों? किडनी भी एक ऑर्गन है, ये बात आपको पता है क्या दोस्तों? आपका स्टमक, आपका पेट, ये भी एक ऑर्गन है। दोस्तों कोई भी ऑर्गन होता है, क्या वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है क्या? बताओ, कोई सा भी ऑर्गन हो। बिल्कुल सर, सही बात है। आपको यह भी पता है हर कोशिका को एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। होती है नहीं होती? बताओ, होती है। और मुझे बताओ एनर्जी कैसे मिलती है? हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, कि सर जब मान लो कोई कोशिका है, जब सर इसके पास में ऑक्सीजन जाती है ना, तो इससे आपको इस कोशिका को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और साथ में सर जब एनर्जी मिलती है तो साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो कुल मिला के हमको हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन भेजनी है, और क्या करना है? कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको लेकर आना है। तो ये काम आपका ब्लड ही करेगा। जब ब्लड जाएगा ना, तो ब्लड से ऑक्सीजन आपकी किस में चल जाएगी? कोशिकाओं में चल जाएगी, और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ आपके ब्लड में आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ब्लड ये पूरा ये काम करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। तो बेसिकली क्या लीवर के पास में भी ब्लड जाएगा क्या? जाएगा क्या? बिल्कुल। किडनी के पास में भी ब्लड जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। क्या दोस्तों आपके स्टमक, पेट के पास में भी ब्लड जाएगा क्या? बिल्कुल सर, हर अंग के पास में ब्लड जाता है। ठीक है दोस्तों, इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी था ना, उसने ऑक्सीजन को चिपका लिया था अपने साथ में। तो बेसिकली जब लीवर के पास में ब्लड आ रहा है ना, तो दोस्तों इस नली में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। क्या बात क्लियर है क्या? ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। सिमिलरली इस नली में भी जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। सिमिलरली इस नली में भी जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी आपके ब्लड में ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को चिपकाता कौन है सर? हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है ना, वो ऑक्सीजन को चिपका लेती है। तो जब आपके आरबीसी में ऑक्सीजन चिपकती है, तब उसका रंग क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो बेसिकली जो रक्त फ्लो कर रहा है, इसका रंग क्या है? रंग क्या है? लाल है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, जब ये ब्लड यहां पर गया तो ब्लड में जो ऑक्सीजन थी, क्या उसका यूज हो जाएगा क्या?
क्या जब ब्लड गया 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 गया, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन थी क्या उसका यूज हो जाएगा क्या इन कोशिकाओं के द्वारा? क्योंकि कोशिका को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए दोस्तों क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। सर बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जब यहां से ब्लड जब बाहर निकलेगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उस ऑक्सीजन का यूज हो गया है इन कोशिकाओं के द्वारा। सिमिलरली दोस्तों यहां से जब रक्त बाहर निकलेगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन होगा? क्या नहीं होगा। सिमिलरली दोस्तों जब यहां से ब्लड बाहर निकलेगा क्या उसमें ऑक्सीजन होगा? क्या सर नहीं होगा। एक्चुअली में इस ब्लड में क्या होगा, यहां पर अब जो ब्लड बाहर निकल रहा है इस ब्लड में क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? क्या सर ऑक्सीजन तो नहीं है, तो क्या है यहां पर दोस्तों जो एनर्जी बनी, एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो वो कार्बन अब इस ब्लड में बहुत ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। बेसिकली ये जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ये बात आपको समझ में आई क्या? इतनी सी बोलो। तो दोस्तों ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होती है उसको आप लोग बोलते हैं, उस वाले ब्लड को क्या बोलते हैं? उस वाले ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोस्तों मैं जो समझा रहा हूं प्लीज ध्यान से समझिए, है ना? ठीक है। और सर जिन ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे आप लोग ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन वाला, जिन नलिकाओं से जा रहा है उन नलिकाओं का नाम क्या है? उन नलिकाओं का, सर इन नलिकाओं को कुछ नाम है क्या जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है? बिल्कुल दोस्तों, इन नलिकाओं का नाम क्या है? आर्टरी है। क्या है? आर्टरी है, यानी धमनी है। क्लियर है क्या? और सर वो वाली नलिकाएं जिनमें ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड, जिन नलिकाओं से डीऑक्सीडेटेड ब्लड बाहर निकलता है उन नलिकाओं का नाम क्या है? बताओ उन नलिकाओं का नाम क्या है? कौन बताएगा? सर उनका नाम है वेन, यानी शिरा। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार रक्त का रंग क्या होता है, तो क्या हमेशा इसका आंसर लाल होगा? क्या नहीं सर, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना उस वाले रक्त का रंग लाल होता है। अगर दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन ही नहीं हुई तो उसका रंग लाल नहीं होके कैसा होता है? नीले कलर का होता है। ठीक है। और सर ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जिन नलिकाओं से फ्लो होता है उसे आप लोग बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। और दोस्तों वो वाला ब्लड जो कि दोस्तों क्या बोलते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन नलिकाओं से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वेन, यानी शिरा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, जो आर्टरी होती है ना, जो धमनी होती है, उनमें कौन सा फ्लो करता है? कौन सा ब्लड? रुकिए, अच्छे से समझिए दोस्तों, एक एक चीज आराम से पढ़ेंगे। आर्टरी यानी धमनी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है? सर रेड कलर वाला। रेड कलर वाले का मतलब क्या है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है। और वेन यानी शिरा में जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा होता है सर? ब्लू कलर वाला, नीला कलर वाला। नीला कलर वाले का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताओ बताओ। तो अगर मैं आप लोगों से और थोड़ा डिटेल में बात करूं कि यार सर कलर क्या होता है ब्लड का, तो आप लोग बोलोगे कि सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो तो ब्राइट रेड कलर का होता है, चमकीले लाल रंग का होता है। जबकि सर जो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो थोड़ा सा सर डार्क पर्पल कलर का होता है ना, डार्क रेडिश पर्पल, मतलब ऑलमोस्ट इसको ब्लू बोल दो, है ना, इसको आप लोग नीला बोल दो, ब्लू बोल दो। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? बात आ गई? यहां तक जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर आ गई। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो किसी नलिका में ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड में क्या है? आरबीसी है। दोस्तों आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन, मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो अगर कई बार आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, गलती से लाल मत बोल देना। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है ना वो पर्पल होता है।
ठीक है। लेकिन जब इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपकती ना, तब इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि यार ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि सर जब हमारा ब्लड में जो आरबीसी होती है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन चिपकती है ना, उसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। अगर सिंपल दोस्तों हीमोग्लोबिन का कलर पूछोगे तो आप लोगों का क्या होगा, पर्पल होगा। सिद्धेश्वर सेठी जी, सर प्लीज सर अगेंस्ट मैथ क्लासेज। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कोर्स आ रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो यार मैं ना साइंस पढ़ा रहा हूं, आप है ना, चलो मैं बोल देता हूं, मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे मैथ्स की क्लास भी चाहिए, रीजनिंग की क्लास भी चाहिए। दोस्तों मैं एक अलग से भी कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसमें आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, मैं फैकल्टी ऐसे लेकर आऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी हो। दोस्तों आपको कंप्लीट एक जगह मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात को। तो उसका जल्दी से अनाउंसमेंट होने वाला है, वो अलग बात करेंगे। प्लीज इधर आप पढ़ने आए हो, इधर पढ़ाई करिए ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आ जाओ। चलिए आ जाओ। ठीक है। अब सर मुझे ये बताओ, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता कितना है, इसकी मात्रा पूछी जा सकती है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों मेल यानी पुरुष में के 100 ml ब्लड में लगभग 14 से 16 ग्राम आप लोगों को हीमोग्लोबिन मिलेगा। और दोस्तों महिला की बात करें, उनके 100 ml ब्लड में लगभग आपको 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। ओके आ जाओ। चलिए अब सर मुझे ये बताओ, ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, ब्लड का थोड़ा सा कंपोजिशन समझाओ। अभी हम लोग समझाते हैं, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त, आपको देखने में लगेगा ये क्या है, लिक्विड है, एक लिक्विड है, एक तरल है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये एक्चुअली में लिक्विड है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ सॉलिड, ठोस पार्ट भी पाए जाते हैं। दोस्तों सॉलिड पार्ट जो होते हैं ना, इसमें जो ठोस आप लोगों के पार्टिकल्स होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। इसलिए आप लोगों को ये ओवरऑल लिक्विड नजर आता है। जैसे आप चीज मुझे बताओ, आपने क्या लिया, दूध लिया, दूध में आपने थोड़ी सी क्या डाली, चीनी डाल दी। अब दोस्तों चीनी को आपने घोल दिया, ठीक है, चीनी को आपने घोल दिया। एक्चुअली में आपने एक लिक्विड में ठोस डाल रखा है ना, लेकिन ओवरऑल आपको अभी भी क्या लग रहा है, ये लिक्विड नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जो चीनी डाला, जो सॉलिड डाला, जो ठोस डाला, वो काफी कम था, लिक्विड ज्यादा था। तो सिमिलरली दोस्तों जो ब्लड होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। ठीक है, चले आगे, क्लियर है? चलिए दोस्तों जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो ज्यादा होता है। सर कितना होता है? 55% होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है? कम होता है। कितना? 45%। इसीलिए दोस्तों लिक्विड पार्ट ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल आप लोगों को ये लिक्विड नजर आ रहा है। दोस्तों ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी प्लाज्मा में सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए रहते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या है? बेसिकली दोस्तों ब्लड की सेल्स है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। दोस्तों कोशिका को, ब्लड में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है उसको कॉर्पस्कुल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो ब्लड है ना, वो बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा। साथ में उसमें क्या घुली हुई है? ब्लड सेल्स। कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? तो ये सब जो मिक्सचर होता है ना, ये पूरा का पूरा मिक्सचर मिल होके आपका क्या बनाता है? ब्लड कहलाता है। तो बेसिकली आपके ब्लड में चार चीजें हो गई मेजरली। एक तो प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में क्या घुला हुआ है? प्लाज्मा में क्या घुला हुआ है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों क्या है? एक प्रकार की सेल्स है, एक प्रकार की कोशिका है। दोस्तों इन सेल्स को कॉर्पस्कुल के नाम से भी जाना जाता है, कणिका के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है अभी आपको पता पड़ जाएगा। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कभी ब्लड का टेस्ट करवाओगे ना, तो ब्लड को बहुत हाई स्पीड पे घुमाया जाता है। जब उसको थोड़ी देर के लिए रखोगे ना, तो ये आपका ब्लड ऐसा हो जाएगा। ब्लड का जो भी प्लाज्मा है वो आप लोगों का ऊपर आ जाता है, आरबीसी आप लोगों की नीचे हो जाती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहां पर आ जाती है। क्लियर है क्या? इसका मतलब यार हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जा रही है। समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ। सर मैं टेक्नीशियन पीसीएम की जोन से फिलअप करूं? दोस्तों देखो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप लोग जाके देख लीजिए कौन से जोन में कितनी भर्ती है। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्लाज्मा की। सर प्लाज्मा के बारे में बताइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है,
क्या काम है, उसके बाद में बात करेंगे आरबीसी की, उसके बाद में बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, उसके बाद में बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो जब ये आप लोग सारी चीजें पढ़ लोगे तब आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी कि ब्लड एक्चुअली में क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, किसका क्या काम है। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्लाज्मा का। देखो प्लाज्मा क्या काम करता है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो देखो, मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने पाचन तंत्र पढ़ा है क्या? पाचन तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ये आपका स्टमक है, ये आपका पेट है, पेट से क्या कनेक्ट होती है, छोटी आंत। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं अल्टीमेटली जब उसका डाइजेशन हो जाता है, जब उसका पाचन हो जाता है, उससे जो आपको पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। और जैसे जैसे ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूमता है वैसे वैसे जो पोषक तत्व मिला, जो भोजन मिला, वो आपकी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी क्या? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हमारे ब्लड में तो बहुत सारी चीजें है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बताओ कौन करता है? तो वो काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो प्लाज्मा के मैं काम आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहला काम तो आपने क्या बताया प्लाज्मा का, कि सर ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। समझ में आ गया क्या दोस्तों? जब हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग वेस्ट बनते हैं। क्या कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं क्या? और मैंने बताया था कि जब ये मान लो किडनी है, तो जब किडनी के पास में ब्लड जाएगा तो इस ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होंगे, किडनी क्या कर लेगी? इसको अलग कर लेगी और मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट था, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट था, जो ब्लड के माध्यम से किडनी तक पहुंच रहा है, तो ब्लड में तो बहुत सारी चीज है। सर कौन है ब्लड में? प्लाज्मा है या आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर आ रहा है? तो दोस्तों वो काम भी कौन करता है? प्लाज्मा करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को परिवहन करने का काम। दोस्तों तीसरा काम क्या है? आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था हमारी जितनी भी कोशिका है दोस्तों, जब उनमें एनर्जी का निर्माण होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो बेसिकली उस कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ जाती है? आपके ब्लड में आ जाती है। जैसे जैसे ब्लड आपका ऊपर आता है, लंग्स तक आता है, तो लंग्स क्या करता है? ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है। तो बेसिकली ब्लड में कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है? तो जो आपका प्लाज्मा होता है ना, इसी में क्या घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। और जैसे जैसे ब्लड आपका ऊपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके लंग्स तक ऊपर आती है। बात क्लियर है क्या? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर इसका कार्य क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखोगे, प्लाज्मा जो करता है ना, क्या करता है? एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, दूसरा किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, और तीसरा किसका करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट का करता है। कैसे? डिजॉल्व फॉर्म में, मतलब उनको अपने में घोल लेता है ना। तो प्लाज्मा क्या कर रहा है? तीन चीजें कर रहा है, तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तीन चीजों का परिवहन कर रहा है। अगर समझ में आया तो एक बार यस बोलिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप लोगों के ब्लड ऐसा होता है, अगर मैं आपको इस ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करूं ना, तो ये प्लाज्मा आप लोगों को, ये ऊपर वाला जो देख पा रहे हो ना, ये क्या है? प्लाज्मा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है, तो प्लाज्मा का कलर होता है दोस्तों लाइट येलो, हल्के पीले रंग का होता है। और आपको यह भी पता है पिगमेंट किसको बोलता है? पिगमेंट सर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। जैसे टमाटर में कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है? लाइकोपीन। पौधों में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। सिमिलरली दोस्तों, अगर इसका रंग पीला है तो जरूर इसमें कोई ना कोई पदार्थ होंगे, कोई ना कोई पिगमेंट होगा। दोस्तों उस पिगमेंट का नाम क्या है? बिलीरुबिन है। इसी की वजह से इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। अब सर मुझे बताइए, ये प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है? दोस्तों प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती है। प्लाज्मा में वाटर होता है, साथ में इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, और दोस्तों इसमें कुछ आयंस, जैसे आपने जब भोजन करा, जब उसका पाचन हुआ, जैसे मान लो आपने कुछ ये खाया, नमक खाया, तो नमक से आपको टूटने से मान लो ये मिला Na+Cl-। तो जब भी किसी पे कुछ आवेश होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं?
आयंस बोलते, तो आपको सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, है ना। बेसिकली इसमें आयन, ग्लूकोज ये भी पाया जाता है ना। तो आप लोगों का जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें मैक्सिमम तो क्या होता है, आप लोगों का पानी होता है 90 से 92%। साथ में दोस्तों कुछ प्रोटीन होता है, साथ में आप लोगों का आयन, ग्लूकोज और भी चीजें होती है, भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों बात करते हैं, एक्चुअली में इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती है यार, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, कितनी सारी चीजें होती है? सब बहुत सारी होती है यार। देखो इसमें प्रोटीन होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें यूरिया होता है, इसमें एंजाइम्स होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं। सर नहीं आया मुझे समझ में। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, चुन्नू मुन्नू, मुझे यह बताओ, जब आपने भोजन करा, मान लो कार्बोहाइड्रेट आपने भोजन किया, जब उसका डाइजेशन हुआ, इससे क्या मिला आपको? ग्लूकोज मिला। तो ग्लूकोज आपके कहां पर जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। मैंने अभी अभी बताया भोजन का परिवहन कौन करता है? हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा ने उस ग्लूकोज को अपने अंदर ले लिया। तो क्या आपको प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ, ऐसी बातें करते हो आप लोग। ठीक है, और बताओ सर, मैंने आप लोगों को यह बताया कि दोस्तों आप लोग जब भोजन करोगे, भोजन में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो अल्टीमेटली भोजन कहां चला जाता है? आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड जैसे जैसे आपका मूव करता है, वैसे वैसे भोजन भी आपका हर जगह मूव करेगा। तो ब्लड का कौन सा चीज है जो भोजन को मूव कर रहा है? प्लाज्मा। तो बेसिकली इसमें विटामिन, मिनरल्स ये भी तो होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? कौन करता है? प्लाज्मा। तो हमारे बॉडी में जो यूरिया बना, जो कि एक वेस्ट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। तो क्या प्लाज्मा में यूरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ, बोलते नहीं हो यार आप, बताओ। क्या मैंने आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था क्या कि यहां पर पैनक्रियास होता है, अग्नाशय, जिससे कुछ एंजाइम बनते हैं, जो कि एक पाइप के माध्यम से यहां पर आ जाता है ना। तो बेसिकली दोस्तों ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। तो जब ब्लड यहां ब्लड आता है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, वो अपने अंदर घोल लेता है, वो है ना, एंजाइम्स को। तो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ब्लड, ये आपके प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें आप लोगों की पाई जाती है। इनके कार्य ध्यान मत रखो, बस ये चीजें आप लोग ध्यान रख लो। ठीक है, चले आगे आ जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सर बात करते हैं हमारे, आपने ये बताया हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। सर वो प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका नाम याद रखना जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, बेसिकली 3 मुख्य प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो फाइब्रिनोजन, पहला दोस्तों, एक है आप लोगों का ग्लोबुलिन, दूसरा, और तीसरा है आप लोगों का एल्ब्यूमिन। सर इन तीनों प्रोटीन के क्या काम है? चलिए देखो दोस्तों, फाइब्रिनोजन क्या करता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर कहीं पर आपके चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड आ जाता है ना, और थोड़ी देर बाद में आप लोग देखोगे कि ब्लड वहां पर रुक जाता है, मतलब ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो दोस्तों ब्लड बाहर निकलता रहेगा। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में भी ये हार्मोन क्या, ये प्रोटीन क्या करता है? हेल्प करता है। तो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्लोबुलिन हार्मोन होता है ना, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। दूसरी क्या है दोस्तों, इसकी वजह से हमारी स्किन भी क्या रहती है? चमकदार रहती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये एल्ब्यूमिन, ये वाला क्या करता है दोस्तों? ये हमारे ब्लड में सॉल्ट, यानी अलग अलग आपके लवण, अलग अलग आयन की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये 3 आपके ये बार बार एंजाइम क्यों निकल रहा है? 3 आप लोगों के प्रोटीन है जो कि काम करता है। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों हमारे ब्लड में टोटल 4 मुख्य चीजें पाई जाती है। एक है दोस्तों आपका प्लाज्मा, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या है? ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स है, या इसको ब्लड कॉर्पस्कुल्स के नाम से भी जानते हैं। सर फिजिक्स का क्लास होगा ना? नहीं, फिजिक्स नहीं करवाएंगे आपको, है ना, केवल आप बायोलॉजी पढ़ के जाओ, एग्जाम देने हैं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे यार? पहले बायोलॉजी खत्म होगी तब कराएंगे ना। चलो आ जाओ। अब दोस्तों ब्लड में पाई जाने वाली जो सेल्स है उनका नाम बताओ सर। और सर ब्लड में जो सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, पहले तो उन तीनों के नाम बताओ। अभी मैंने बताया था आपको, बताओ। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके कुछ और नाम भी होते हैं। क्या आपको नाम पता है क्या? तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो रेड ब्लड सेल है ना, लाल रक्त कोशिका,
उसको आप लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हो, WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हो, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हो। आ जाइए, तो दोस्तों पहली आपकी जो ब्लड सेल्स पाई जाती है वो कौन सी है? आरबीसी है, जिसे आप लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दूसरी है आप लोगों की व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका, इसको आप लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों तीसरी है पाई जाती है आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है, इसे आप लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में दोस्तों ध्यान रखिए बिंबाणु भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, पहला तो सर मुझे यह बताओ कि जो रक्त के अंदर ये कोशिका पाई जा रही है ना, इसको आप लोग एक विशेष नाम आपने क्यों दिया, कॉर्पस्कुल्स या कणिका? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई भी कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और भी कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे आप जब आरबीसी को उठा के देखोगे ना, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, तो दोस्तों इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो कोशिका में जो चीजें होती है वो पाई नहीं जा रही, तो इसके लिए कोशिका वर्ड यूज करना सही रहेगा कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया, कोशिका की जगह आप लोग इसको कॉर्पस्कुल यानी कणिका भी बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। चलिए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, क्या इसका काम है, फिर पढ़ेंगे दोस्तों डब्ल्यूबीसी, फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। आ जाओ, तो बात करते हैं दोस्तों आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसे आप लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, उसका नाम क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अगर मैं पूछूं इसमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आरबीसी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में, ब्लड में तो छोड़ो, मानव पूरे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। क्लियर है? आपको पता है आरबीसी कितनी पाई जाती है? अगर 1 ml ब्लड भी लोगे ना, 1 ml ब्लड, सिर्फ 1 ml, उसमें दोस्तों मिलियंस में पाई जाती है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, अब आप देख लो, ठीक है। आ जाओ, तो सर आप मुझे बताइए, हमारी बॉडी में अगर आरबीसी आई, ब्लड में आरबीसी है, तो उसका निर्माण कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। देखो हमारी आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। सर ये बोन मैरो क्या होता है? देखो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारी कोई हड्डी है, दोस्तों हड्डी के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट सा पार्ट होता है, ऐसा सॉफ्ट सा पार्ट होता है, ऐसे सॉफ्ट। ये देखो डायग्राम देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे हो? नहीं देखो, जैसे मान लो ये कोई हड्डी है, ठीक है, ये कोई हड्डी है, ये आपकी क्या है? कोई हड्डी है, कोई बोन है, ठीक है। दोस्तों हमारी हड्डी के अंदर क्या होता है? काफी सॉफ्ट सा स्पॉन्जी जैसा पार्ट होता है, अंदर स्पॉन्जी जैसा पार्ट होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। यहीं पर क्या होता है? हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है। सर आरबीसी के बारे में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आरबीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। जैसे सर आरबीसी की शेप के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, इसकी आकृति क्या होती है, सर इसकी लाइफ क्या होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर कोशिका की कुछ ना कुछ लाइफ होती है। जैसे किसी की 1 दिन, किसी की 10 दिन, किसी की 100 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 18 दिन, तो इसकी भी तो कोई ना कोई लाइफ होगी। बिल्कुल सर, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी शेप, इसकी आकृति की। दोस्तों इसकी आकृति होती है बाइकॉनकेव यानी उभया अवतल। सर ये उभया अवतल क्या होती है? आइए मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे मान लो कोई गोली है, टैबलेट कभी ना कभी आपने खाई होगी दोस्तों, इसको ऊपर से और नीचे से जब दबा दोगे तो थोड़ी सी कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी क्या? इसी शेप को बोलते हैं हम लोग बाइकॉनकेव। तो इसकी शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है, और इसे डिस्क की जैसी होती है, है ना, मतलब ऐसे डिस्क जानते हो, डिस्क, तो ये बेसिकली डिस्क की जैसी होती है, डिस्क शेप की होती है। क्लियर है क्या? ठीक है। जैसे ये आपकी आरबीसी है, जब इसको टॉप से देखोगे ना, टॉप से तो ऐसी नजर आएगी, लेकिन जब आप लोग इसको ऐसे काट के देखोगे ना, काट के साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा। तो ये तो क्या है? टॉप व्यू है। और जब इसको काट लोगे ऐसे साइड से देखोगे ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको ऐसा नजर आएगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे एक मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे मान लो जैसे देखो ये लकड़ी की कोई पट्टी है मेरे पास में, ठीक है, ये लकड़ी की पट्टी है।
दोस्तों जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, टॉप से तो ये तो हो गया टॉप व्यू, और जब मैं इसको ऐसे बीच में से ऐसे काटूंगा ना, काटूंगा और फिर साइड से देखूंगा, उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन व्यू। आई बात समझ में? आई या नहीं आई बताओ? आ गई? चलो आ जाओ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस कोशिका के अंदर, इट लैक्स सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। आपको मैं बता दूं दोस्तों, हमारी जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हमारे कोई सी भी कोशिका ले लो, कोशिका के अंदर से न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कोशिका के अंदर ये पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सभी को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ये कोशिका के अंग है, कोशिकांग बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इस जो हमारी आरबीसी है ना दोस्तों, इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है जो कि इसमें नहीं पाए जाते। अब दोस्तों ये नहीं पाए जा रहे, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बताओ बताओ। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा तो ये अच्छी बात है या नहीं है? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अब जैसे आप बोलोगे कि सर बंदर के पास तो पूंछ पाई जा रही है, मेरे पास तो पूंछ है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है ये बुरी बात है? दोस्तों सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं। तो अगर आपके आरबीसी में ये चीजें नहीं होगी, इसका मतलब कोई ना कोई चीज सोच के बनाई होगी ऊपर वाले ने। तो इसके क्या फायदे हैं? क्या बहुत सारे फायदे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो टॉपिक ही मेरा ये है कि व्हाई डज मैमेलियन आरबीसी लैक सेल ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियस, यानी जो स्तनधारी के रक्त में जो आरबीसी पाई जाती है ना, उनमें दोस्तों केंद्रक और बाकी के कोशिकांग क्यों नहीं होते? स्तनधारी किसको बोलते हैं दोस्तों? मैमल्स किसको बोलते हैं? अभी के लिए ध्यान रखो, हम मैमल्स हैं। जो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकता है वो मैमल्स है, जैसे काऊ, ठीक है, शेर, भाई शेर पिला सकता है ना, मतलब शेर नहीं पिला सकती ना। ह्यूमंस में जो फीमेल होती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो हम सब मैमल्स है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर एक चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, ये आपकी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अगर होता तो आरबीसी के अंदर खाली जगह ज्यादा होती, या जब न्यूक्लियस नहीं है तब आरबीसी के अंदर खाली जगह ज्यादा है? बताओ बताओ, कौन सी वाली कंडीशन में जगह ज्यादा होती है? दोस्तों इस वाली कंडीशन में। तो एक्चुअली में दोस्तों आरबीसी क्या कर रही है? ऑक्सीजन को अपने से चिपकाएगी। तो न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से आरबीसी की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट बढ़िया लगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसकी बाइकॉनकेव शेप बन गई। जैसे देखो, ये आपकी क्या थी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, तो थोड़ा सा इसकी शेप ऐसे बन गई, ऐसे थोड़ी सी बाइकॉनकेव बन गई, ऐसे बाइकॉनकेव बन गई। अब ऑक्सीजन दोस्तों यहां पर भी चिपक जाएंगे, ऑक्सीजन यहां पर भी चिपक जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। मान लो पहले शेप थी ऐसे ऐसे, अगर न्यूक्लियस होता तो, अब न्यूक्लियस नहीं है, जगह बच गई ना, तो ठीक है, तो इसकी शेप ऐसी हो गई है क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। अब यहां पर ऑक्सीजन चिपक जाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन चिपक जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, जिससे ऑक्सीजन चिपक जाएगा। अब इससे बताओ बात क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था रेस्पिरेशन वाले में, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन इसके पास में आ रही है उसका यूज हो जाता क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगा रहे तुम। क्या दोस्तों वायवीय श्वसन में यूज हो जाती है क्या उस ऑक्सीजन का? अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता
तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो ऑक्सीजन इसके पास में है ना वो बस आगे किसी को ले जाके छोड़ देगी है, क्योंकि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता ना तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता। क्लियर है क्या? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि सारी ऑक्सीजन बाकी जगह पहुंच जाए, बाकी टिश्यू तक पहुंच जाए, बाकी ऑर्गन तक पहुंच जाए। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों की जो आरबीसी होती है ना, इसके अंदर दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है सर? ये कोशिका का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों देखो, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, कोशिका है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब मान लो कोशिका, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल होगी ना, आप इसको पिचका सकते हो ना, पिचका सकते हो ना। तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव ही क्या करता है? आरबीसी लचीलेपन को बढ़ाता है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि अगर कहीं पर मतलब जो रक्त नली है, अगर मान लो कहीं पर पतली है ना, पतली, वहां से भी आरबीसी ना बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। अगर दोस्तों कहीं पर रक्त नली पतली है और आरबीसी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो आगे जा ही नहीं पाती, वो आगे जा ही नहीं पाती। तो दोस्तों ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई आरबीसी की, जिससे वो पतली गलियों में से भी निकल पा रही। दोस्तों मजा आया नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट क्या आपको कभी किसी ने बताया क्या? ईमानदारी से बताओ, बताया क्या? ठीक है, तो देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी के बारे में। दोस्तों हमारी जितने भी मैमल्स होते हैं ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ अपवाद है। अपवाद होने का मतलब यह है कि सर कुछ मैमल्स ऐसे भी है, कुछ स्तनधारी ऐसे भी है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना जा रहा हूं दोस्तों, स्तनधारी दुनिया में कुछ अपवाद मौजूद है ना, मतलब बहुत कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब यह है कि सर उनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, बाकी जितने भी होते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो चलिए सर इसके कुछ अपवाद जो है बताइए। दोस्तों पहला अपवाद कैमल, कैमल के ब्लड में जो आरबीसी है ना उसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है। दोस्तों लामा, इसके ब्लड में जो आरबीसी है ना उसमें भी क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। दोस्तों एक अल्पाका, ये भी एक मैमल है। दोस्तों एक आपका विकुना, ये भी एक आपका मैमल है। गुआनाको, ये भी एक मैमल है, ये एक ऐसे मैमल है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस है। दोस्तों बताओ, जीवन भर केवल ये दो पढ़ते हो, कभी गलती से पूछ लेना अटकते रह जाओगे, मैंने तो सर दो ही पढ़े थे। आगे बात समझ में? मजा आया? चले आगे? बहुत बढ़िया सर, आ गया सर, मुझे अच्छे से समझ में आ गया सर। थोड़ा सा आगे चलिए। देखो दोस्तों एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो सारी चीजें लिखवा देता हूं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रंग का कारण होता है वो क्या होता है, मतलब इसका रंग रेड ब्लड सेल, इसका रंग लाल क्यों हुआ? इसका कारण है इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। और जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपकती है ना तब इसका रंग लाल हो जाता है। तो आरबीसी का लाल रंग, या मैं बोलूं ब्लड का लाल रंग, किसके वजह से है? जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है ना उसकी वजह से, क्योंकि जब इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपकेगा तब क्या हो जाएगा? इसका रंग लाल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब चलो आरबीसी का मेन कार्य क्या हो जाएगा? दोस्तों लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड में चली जाती है, तो ब्लड में ये जो आरबीसी है ना यही ऑक्सीजन को चिपका के बाकी जगह लेके जाता है। तो इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। जैसे प्लाज्मा का काम क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, भोजन का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, वैसे ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। क्लियर है? चलिए आ जाओ दोस्तों, इस आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? इस आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन। यानी जब पूरे 120 दिन हो जाएंगे तो ये आपकी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर नई आरबीसी बनेगी आपकी। ठीक है, कहां पर? बोन मैरो में। अगर आप लोगों से बोला जाए ये खत्म कहां पर होती है, तो दोस्तों हमारा एक ऑर्गन होता है बॉडी में, स्प्लीन यानी प्लिया, वहां पर ये खत्म होती है। इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए
अब सर मुझे ये बताइए, आपने ये तो बता दिया हमारी बॉडी में लाल रक्त कोशिका जो होती है ना उसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है सर ये तो बताओ। देखो जैसे आपने थोड़ा सा अपने ब्लड लिया ना, इस ब्लड में आरबीसी भी आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगी, प्लेटलेट्स भी आ जाएगी। दोस्तों डायग्राम में देखो आरबीसी कितनी ज्यादा है, ठीक है, प्लेटलेट्स थोड़ी कम है, डब्ल्यूबीसी बिल्कुल ही कम है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1 ml ब्लड में, 1 ml आप लोग ब्लड लोगे ना, इसमें आरबीसी कितनी पाई जाएगी मिलियंस में। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आरबीसी पाई जाएगी मिलियन में। दोस्तों प्लेटलेट्स की बात करें ये पाई जाएगी लाख में। जैसे 1 ml ब्लड में लगभग 1.5 से 4.5 लाख क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। और दोस्तों सबसे कम किस क्या पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 1000 में होती है, 8 से 10,000 मिलेगी 1 ml ब्लड में। तो सबसे संख्या की बात करी जाए तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा, आरबीसी पाया जाएगा। दीपू कुमार जी, सर इस बैच को लेने के बाद भी बेस इंजन का कोर्स लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो तो लो, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो वो लो, जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस तो ये है ना आपका, ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सर हमारे ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स में प्लेटलेट भी है, अगर मैं बोलूं सर इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसकी है, साइज में बड़ा कौन है? दोस्तों साइज में सबसे बड़ा होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो अगर साइज की बात करोगे, आकार की बात करोगे, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है आपका आरबीसी, और सबसे छोटा कौन होता है आप लोगों का, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। ये बात आ गई समझ में? चलिए अब सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक रेशो लेना चाहूं कि हमारे ब्लड में जो भी आरबीसी पाई जाती है, जो भी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जो भी प्लेटलेट्स पाई जाती है, उनका रेशो बताओ। तो सर 600:1:40। सर कितने दिन तक बायोलॉजी हो जाएगी? अगर अपन देखें, देखो अपना कितने चैप्टर बचे हैं, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों 3 क्लास मानो, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 3 क्लास मानो, सेल 3 क्लास, टिश्यू 2 क्लास, बॉटनी 2 एक क्लास उसकी मानो, क्लासिफिकेशन की मानो 5 एक क्लास, हो गए ना। और कोई चैप्टर, डिजीज 2, 6, 9, 11। आप ये मानो भी मार्च चल रहा है ना, मार्च चल रहा है ना, तो अप्रैल एंड तक अपन ये करा देंगे, फिर अपन फिर स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है क्या? मतलब हो जाएगा, आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करो आप तो, ठीक है। मैं आपको भगा नहीं रहा, आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भगाना होता तो मैं ऐसे भगा दूं, 1 महीने में करा दूं सब कुछ, है ना, भगना नहीं है। तो अगर रेशो पूछा जाए तो दोस्तों आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का जो रेशो होता है ना वो 600:1:40। यानी अगर हमारे ब्लड में 1 डब्ल्यूबीसी है ना तो प्लेटलेट 40 मिलेगी, आरबीसी 600 मिलेगी। चलिए दोस्तों संख्या की बात करते हैं। देखो अगर व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, पुरुषों में कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है? तो दोस्तों पुरुषों में 1 ml आपके ब्लड में 5 से 10,000 आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगी, जबकि महिलाओं में भी 5 से 10,000 डब्ल्यूबीसी मिलेगी। महिलाओं में पुरुष में संख्या समान है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आरबीसी की, तो 1 ml ब्लड में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी मिलेगी आपको पुरुष में। दोस्तों महिलाओं की बात करी जाए तो वहां पर 1 ml में दोस्तों 4 से 5 मिलियन आप लोगों को आरबीसी मिलेगी। प्लेटलेट्स की बात करी जाए दोस्तों 1 ml में लगभग इसको 1.5 से 4.5 कर लो, 1.5 से 4.5 लाख पर ml, ठीक है। 1.5 से 4.5 लाख मिलेगी आपको 1 ml ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या पुरुषों में और महिलाओं में समान होती है। अगर बात करी जाए आरबीसी की, तो आरबीसी की संख्या चिन्नी से ज्यादा होती है पुरुषों में। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है केवल प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, आरबीसी के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा और बचा है आरबीसी, फिर हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कल। तो कल आपका ब्लड वाला हो जाएगा, फिर हम लोग ध्यान रखेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज थोड़ी सी मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत हल्की सी वो है ना, प्लीज, है ना। तो आज के लिए रखते हैं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरे सबके कराते हैं प्रिया जी, आपने देखो इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, आपको पता नहीं क्या क्वेश्चन कराते हैं नहीं कराते, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले, करने से पहले अभी जितनी जानकारी चाहिए वो तो लो। अब इसमें इतने से में क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहले पूरा ब्लड तो पढ़ लो, उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चले आगे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।
सर मैं आज से क्लास ज्वाइन किया हूं, कहां से करूं दोस्तों? क्लास नंबर 1 से करो। कोई भी बच्चा हो क्लास नंबर 1 से करो, मतलब जहां से बायोलॉजी स्टार्ट करिए वहां से करो, बीच में मत कूदो, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा कल तो सैटरडे, सॉरी यार, मंडे टू फ्राइडे तो होती है। हाँ कल सैटरडे, तो मंडे को मिलेंगे। अपनी क्लास जो होती है दोस्तों मंडे टू फ्राइडे होती है, बाकी आपके रिवीजन के लिए होते हैं 2 दिन। ठीक है, बाय बाय।